हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी यूथ चैनल। हम पिछली वीडियोस के सीरीज़ में ड्रग इंस्पेक्टर जो पीईबी का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को आंसर सहित डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरा नाम दिनकर जायसवाल है और ये मेरे बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से 53 के बाद से जो क्वेश्चन नंबर थे उसके बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं फर्दर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी इसका डाउनलोड कर लिया होगा इसका रिस्पॉन्स शीट, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो ये अपन ने 53 नंबर का क्वेश्चन देख लिया था। अब अपन चलते हैं 54। तो विच ऑफ द ये भी देख लिया था सर, 54 भी देख लिया था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इसमें से कौन सा जो है ये इम्यूनोलॉजिकल कंट्रोल जो ट्यूमर का है उसको ये रेफर करता है। ठीक है, नॉर्मल, इसमें जो पूछ रहा है क्या, नॉर्मल कंट्रोल ऑफ ट्यूमर इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, नॉर्मल कंट्रोल ऑफ ट्यूमर, तो नॉर्मल कंट्रोल जो है इसको इम्यून सर्विलियंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। वी एंजाइम एक्टिविटी इन द बायोलॉजिकल सिस्टम में भी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग। तो किससे जो एंजाइम एक्टिविटी जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में इफेक्ट होती है। बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब सिंपल है, ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर आप जो भी मतलब सिमुलेट करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट जो है सिमुलेट यदि करते हैं या फिर सिस्टम के अंदर जो भी है, तो उसके जो भी अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं ये जो सही हैं। तो चेंज इन पीएच, तो पीएच के चेंज से आपको पता है कि एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट होती है। ज़्यादा या कम पीएच जो एंजाइम एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। निगेटिव मॉडिफायर्स जो हो गए, जैसे निगेटिव मॉडिफायर्स में जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, टेम्परेचर्स वगैरह जो भी, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, और चेंज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से एक फैक्टर है एंजाइम का। यदि कंसंट्रेशन को आप वेरी करेंगे तो उसका जो भी इफेक्ट है वो बदलेगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो भी सीक्वेंस है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअली क्या होता है कि जो भी बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पायरूवेट बनेगा। फिर उसके बाद ये जो पायरूवेट है ये फर्दर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो भी है उसके थ्रू ये जो क्या कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू जाएगा। सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू जाने के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो भी फंडा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उसके थ्रू ये जाएगा। तो उसके बाद ये एटीपी वगैरह का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरियड आउट बाय वाइल ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेनली कैरियड बाय। देखिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल, ठीक है, सिंपल, इसको याद कर लीजिए। और नहीं याद होता है तो इसको आप कंसेप्चुअली भी समझ सकते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल, वो बी सेल और टी सेल क्यों ऐसा होता है जो भी बताता हूँ। ये टी सेल्स जो होते हैं, टी सेल्स एक्चुअली ये जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल और एक होता है टी हेल्पर सेल। ठीक है, इसमें बहुत सारे सी डी कॉम्प्लेक्स भी बाइंड रहते हैं, जैसे ये CD8 हो गया, ठीक है, CD8 हो गया, CD8 और ये CD4। ठीक है, तो इस तरह सी डी कॉम्प्लेक्स इनसे भी एसोसिएटेड रहते हैं। HIV में आपने देखा होगा कि जो CD4 है ये सब कम हो जाता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ये जो है ये और ये टी सेल्स के बारे में हो गया। बी सेल्स जो होती हैं, प्लाज्मा सेल्स और बी सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, जो भी अब एंटीजन रिकॉग्नाइज हो गया, अब अपने को उससे लड़ना है, तो आप टी सेल जो है वो डायरेक्टली काम करती है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है डायरेक्टली काम करती है। और जो बी सेल्स हैं वो जब उसको रिकॉग्नाइज हो गया, जब बॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया प्रॉपरली, तो उसके बाद वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके थ्रू ये काम होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूटिलाइज्ड एज ए
कोएंजाइम इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन में कौन सा ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन एक तरह से देखो, फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन कंपाउंड रहते हैं, तो उनका मल्टीपल स्टेज में क्लीवेज होता है, वो टूटते हैं और बहुत सारी जो कोएंजाइम्स हैं वो लगते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय। तो सिंपल है कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो लगती है उसको कम करके ये क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपको क्या लगता है, जैसे नॉर्मली आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको जो एनर्जी चाहिए फॉर एग्जांपल इतनी चाहिए, लेकिन यदि आप एंजाइम यूज़ करते हैं, कैटालिसिस यूज़ करते हैं, तो आपको इतनी एनर्जी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 60 क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। ठीक है, जो भी ये व्यापम की ग्रुप 5 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सेशन को पूरा देखें, और यदि हो सके तो इस सेशन को लाइक करें ताकि और लोगों तक पहुंचे, तो थोड़ा सा ये हेल्प हो जाए लोगों की, जो भी स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहे हैं व्यापम से रिलेटेड एग्ज़ाम की। तो 61 क्वेश्चन जो है वो लिम्फोसाइट कौन सा स्प्लेनिक आर्टरी में जो पाया जाता है, मतलब जो ये एग्रीगेट्स होते हैं लिम्फोसाइट के स्प्लेनिक आर्टरी में वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर इन्हें दिया है पॉल्स। ठीक है, अब मैंने इसका आंसर मार्क्स लगाया था, अब देखते हैं पता नहीं क्या ऐसे आते हैं आंसर। इनको क्या है डिटेल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आगे चल के मैं इसको थोड़ा डिटेल में इसको जब एंटीबॉडीज़ वगैरह भी कवर करूँगा इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो इसको अपन डिटेल में देखेंगे। अभी हम क्विकली चाह रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस को अपन इसमें देख लें ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए जो भी एग्ज़ाम के लिए बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, टू कैलकुलेट द मीडियन ऑल द आइटम ऑफ ए सीरीज हैव टू बी अरेंज्ड इन ए। ठीक है, तो ये स्टैट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी तरीके से आप अरेंज करोगे तो आप उसमें से मीडियन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जनरली सेंट्रल टेंडेंसी के ये रहते हैं ना, मीन, मॉड, मीडियन, ये 3 वैल्यू रहते हैं, जनरली 3 चीज़ें फाइंड करते हैं। ठीक है, मीन तो अपन एवरेज निकाल के वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो वो मीन हो जाता है। इस तरीके से पहले आप ये डिटरमाइन कर लो, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगा के फिर आपको एक मीडियन वैल्यू जो भी है वो डिटरमाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 63 नंबर का है, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट वाटर अकर इन द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। ठीक है, इनका बोलना है कि जो से माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट वाटर जो है तो उस किस स्टेज में होता है। ठीक है, तो ये जो है ये बायो रेमेडिएशन का क्वेश्चन है, बायो रेमेडिएशन का क्वेश्चन है। तो बायो रेमेडिएशन जो होता है जनरली में, ये जो इनने सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया है तो इनका कहना है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, तो मेरे हिसाब से ये जो आंसर है वो सही नहीं लग रहा है, बट मैं ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाया। तो ये देखिए बायो रेमेडिएशन वगैरह है, बायो रेमेडिएशन वगैरह थोड़ा एडवांस स्टेज में होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो इसका आंसर अपन को एक बार आप गूगल कर लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा सही है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकोइक एसिड। टेकोइक एसिड क्या है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिमूविंग ऑल लाइट एक्सेप्ट ब्लू लाइट। तो ये एक्साइटर फिल्टर जो इसका आंसर है। ठीक है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जो है वो इनने पूछ लिया, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है। जनरली ये फ्लोरोसेंस वगैरह को इतना डिटेल में भी फॉर्म में कवर नहीं करते हैं। कोडिंग रीजन ऑफ जीन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे ये आपका डीएनए हो गया तो डीएनए में, ठीक है, ये इस तरह से रीजन्स हो गए, तो जो जो रीजन्स किसी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करते हैं। ठीक है, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड का मेरा क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्किन कलर के लिए मेलानिन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यदि कोई भी जो जीन का जो रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, यदि प्रॉपरली काम नहीं करता तो आपका जो स्किन कलर है वो एल्बनिज्म हो जाएगा, आपका स्किन कलर वाइट हो जाएगा एकदम प्योर। तो इस तरह से, और जैसे जीन्स रहते हैं और जीन्स के बीच में जो नॉन कोडिंग रीजन्स रहते हैं वो उसको बोलते हैं
जो नॉन कोडिंग इनको नहीं बोल सकते, बट ये इनके भी फंक्शंस रहते हैं, लेकिन ये फंक्शन जो है अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं, ये डिस्कवर नहीं हो पाए हैं इनके फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, इंट्रॉन जो रीजन्स रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स है, उस बहुत रिसर्च का ये रीजन है। तो ये जो है ये इंट्रॉन्स होते हैं, तो ये जनरली इसको नॉन कोडिंग रीजन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्टाफ कोडान ये सब चीज़ें ये तो फॉल्स हैं। माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम क्लामाइडा इन दैट इट, तो माइकोप्लाज्मा और क्लामाइडा में क्या डिफरेंस है, तो इसका जो आंसर है ये है लैक ऑफ ट्रू बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। इसका आंसर मैंने कैसे लगाया इसको मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर मैंने ऐसे लगाया कि हमने देखा कि नॉर्मली बैक्टीरियाज के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, लेकिन जब हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस होती है, तो उसके लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, एसिड फास्ट स्टेन। तो एसिड फास्ट स्टेन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ग्राम स्टेन को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है, वो इसीलिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब क्लेमाइडा के बारे में नहीं जानते हैं तो भी चलेगा, ये क्वेश्चन मेनली माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है। बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ब्लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ केमिकल यूज फॉर डिसइंफेक्शन, ये हेलोजेंस हैं, ठीक है, हेलोजेंस हैं, ठीक है, क्लोराइड कंपाउंड्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस विच बिलोंग टू रेट्रोवायरस, इजी क्वेश्चन था, रेट्रोवायरस रहता है, ठीक है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए इसमें बोला जाइमेज रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो इसमें ये भी, अब मैंने इसमें परऑक्सीडेज लगाया था, तो मेरा ये आंसर, परऑक्सीडेज एंजाइम भी बहुत जगह पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरली, बट ये इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा तो पता चलेगा, ठीक है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू मोस्ट कॉमन स्टेलाइजेशन प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कौन सा रहता है जो कि स्टेलाइजेशन के लिए, तो इसमें जो मेरे को इसमें लग नहीं रहा है कि ये प्रायोन होगा, ठीक है, ये प्रायोन तो ये माइक्रोब्स जो भी हैं डिसीज कॉजिंग नॉन डिसीज कॉजिंग उस हिसाब से शायद क्लासिफिकेशन था, तो ये मेरे को लग नहीं रहा है। बट जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं किल करना, ठीक है, स्पोर्स को किल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, लेकिन इनने जब आंसर में प्रायोन लिख दिया, ठीक है, तो ये मेरे को गलत लग रहा है, बट आप लोग इसको गूगल करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। एसिस्ट हो गया, असिस्ट भी, ये सब चीज़ें गलत हैं, प्रायोन जो है, ठीक है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो साइक्रोमाइसिस स्पीसीज इसमें जो है वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीएनए वैक्सीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर, लेकिन वो टॉक्सिन्स इसलिए लगाया क्योंकि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज कंपाउंड रहते हैं, जनरली बैक्टीरिया वगैरह से रिलीज कंपाउंड रहते हैं, तो उनका भी मतलब डीएनए स्ट्रक्चर होता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी नहीं बना सकते, तो ये दोनों में भी हो सकते थे, तो इस तरह से ये आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इन इकोलाई लैक ओपेरान कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, तो ये लैक ओपेरान जो क्वेश्चन है, देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें फूड यूटिलाइजेशन, ठीक है, यदि जिंदा रहना है तो फूड उनको चाहिए, तो फूड के लिए वो क्या करते हैं, उनको कुछ ना कुछ ग्लूकोज सोर्स चाहिए, ठीक है, तो ग्लूकोज सोर्स चाहिए, तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करना उनको आना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, एक सिंपल मैकेनिज्म रहता है, उसको बोलते हैं ओपेरान सिस्टम। तो ओपेरान सिस्टम, तो ये लैक्टोज को कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके लिए है, तो ये आई जीन हो गया, ठीक है, तो इस तरह आई जीन जो है ये रिप्रेसर प्रोटीन के लिए ये कोड करता है, ठीक है, आई मतलब जैसे इनहिबिटरी याद कर लीजिए तो इजी रहेगा। एक स्ट्रक्चरल के लिए कोड करता है, एक स्ट्रक्चरल के लिए रहता है, एक इनहिबिटरी के लिए रहता है, ठीक है, और एक फंक्शनल के लिए रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मतलब प्राइमरी डाटा, ठीक है, इजी क्वेश्चन, प्राइमरी डाटा।
देखिए जो सेकेंडरी डाटा होता है फर्स्ट एंड डाटा से डिराइव करते हैं, ठीक है। टर्सरी डाटा वगैरह मेटा एनालिसिस करके उसको मतलब उसमें और फर्दर एनालिसिस करके उसको टर्सरी डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। इन एन एंटीजन हेप्टेंस आर, ठीक है, तो हेप्टेंस नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। देखिए क्या होता है, एंटीजेंस जो होती हैं उनकी साइज वगैरह यदि कम रहते हैं, ठीक है, साइज कम रहते हैं तो साइज बढ़ाने के लिए, साइज इंक्रीज करने के लिए हम कुछ मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन इम्यूनोजेनिक रहते हैं जनरली, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एंटीजेनिसिटी कॉज करने के लिए एक प्रॉपर साइज भी होना ज़रूरी है। प्रॉपर साइज प्लस उनका जो एंटीजेनिसिटी के लिए जो भी एक ट्रिगर करने के लिए एक उनका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंजाइम दैट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एल्डोज शुगर टू केटोज शुगर, ठीक है, एल्डोज से कीटोज जो है आइसोमरेज करता है। तो ये बहुत सारे सिली मिस्टेक हुए हैं मेरे से इस एग्ज़ाम में, क्योंकि सेकंड हाफ में पेपर था, मैं ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में टायर्ड हो गया था ये फर्स्ट हाफ का पेपर दे के, और मॉर्निंग में 5-6 बजे उठने की आदत भी नहीं रहती है, तो बहुत दिक्कत होती है इस तरह से। तो आप लोग क्या है, जो लोग भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं वो सबसे पहले अब 5 दिन पहले आप मॉर्निंग रूटीन आप अपना सेट कर लीजिए। आप 6 बजे उठने की कोशिश करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, सिली मिस्टेक्स बहुत होंगे, ठीक है। कोलीफॉर्म काउंट इज डन बाय मल्टीपल ट्यूब मेथड। कोलीफॉर्म काउंट, देखिए इसका जो आंसर है कोली, ये मल्टीपल ट्यूब मेथड इनने बोला है, तो ये हो भी सकता है। मैंने इसमें मैक्यूम के अगार इसलिए लगाया क्योंकि देखिए क्या होता है, यदि अगार में आपका है बैक्टीरिया तो उसको काउंट करना इजी रहता है, क्योंकि अगार सॉलिड मीडियम रहता है। तो मैंने ये लॉजिक से लगाया है, लेकिन ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन था तो मे भी ये गलत हो गया है, ठीक है। विटामिन लिपोइक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, लिपोइक एसिड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर के लिए, ठीक है, एसाइल ग्रुप के ट्रांसफर के लिए लिपोइक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये और भी मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट हैं। देखिए विटामिन्स वगैरह मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट वगैरह में बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फ्लोरोसेंट स्यूडोमोनाड, ठीक है। तो नॉन फ्लोरोसेंट कौन सा है, तो इसका मैंने आंसर लगाया अर्थोवेक्टर, ये सही है। और इसका इसका आंसर देखिए बहुत टफ क्वेश्चन था ये, गेस वर्क ही है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता था इसका आंसर। इज अ डिवाइस टू इंट्रोड्यूसिंग एयर इन द लिक्विड फर्मेंटर, ये फर्मेंटर डिजाइन से क्वेश्चन आया है, माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए यदि आप फर्मेंटेशन करते हैं तो उसके लिए आपको एक इक्विपमेंट लगती है, या तो देखिए फर्मेंटेशन जनरली अपन लगाते हैं तो जो भी बायो फर्मेंटर होता है उसमें दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं, एक होता है बैच टाइप, एक बैच फर्मेंटर, एक होता है कंटिन्यूस टाइप का। और भी इनके वेरिएशंस रहते हैं, इनके वेरिएशंस भी आते हैं इसमें। तो इसमें बहुत सारे मतलब पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, इम्पेलर्स हो गए, स्पार्जर हो गया, एयर जाने के लिए स्पार्जर रहेगा, ठीक है, एजिटेटर रहेगा, ठीक है, एजिटेटर रहेगा, और भी उसमें टेम्परेचर कंट्रोल और ये सब भी चीज़ें रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, ठीक है। तो ये फर्मेंटर डिजाइन से क्वेश्चन रहता है। बैच फर्मेंटेशन जैसे आपको बताया था, फर्मेंटेशन में बैच फर्मेंटेशन क्या होता है कि यदि आप इसमें क्या करते हैं, आपको एक बैच वाइज होता है, आपको रिमूव करना पड़ेगा बीच बीच में, ठीक है। आपको रिप्लेसमेंट, आपको मीडिया वगैरह को रिप्लेस करना पड़ता है बीच बीच में, आपको ये सिस्टम आपको बंद हो, कंटिन्यूस जो होता है वो लगातार चलता रहता है, उसमें आप चीज़ें ऐड करते रहते हो, रिमूव करते रहते हो। लेकिन एक टाइम के बाद इसको भी आपको बंद करना पड़ेगा, और उसको जो भी क्लीन अप और वेस्ट मटेरियल निकालना पड़ता है जनरली। लेकिन कंटिन्यूस वाले में अपनी ऐसी व्यवस्था होती है कि वो इस तरह का मतलब चीज़ें परफॉर्म कर पाए। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोपी डिपेंड ऑन, ठीक है। तो इसने जो ये आंसर दिया है कि रिजॉल्विंग पावर जो है इस पे डिपेंड नहीं करता, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे। तो ये जो है, ये इसका आंसर इन्होंने बताया है। रिजॉल्विंग पावर जो है उसका एक फार्मूला रहता है, फार्मूले से निकलता है। यदि फार्मूला आप लोगों को याद होगा तो ये क्वेश्चन का इजी आंसर होगा। मुझे फार्मूला याद नहीं था तो मेरा ये आंसर गलत हो गया। रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द राइबोसोम इज कैटालाइज्ड बाय, तो ठीक है, रिलीज फैक्टर सिंपल आंसर है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम में जैसे आपने देखा होगा कि साइट्स होते हैं, ठीक है, पी साइट, ए साइट, ई साइट, ऐसे 3 साइट होते हैं, ठीक है। एक एंट्री साइट, ठीक है, एंट्री एक्सेप्टेंस, मतलब एक पहले तो एंट्री होएगी, ठीक है, उस पे आएगा,
तो इस तरह से इसमें 3 साइट्स होती हैं जनरली। तो रिलीज कहाँ से ऐसे होता है, तो रिलीज जो कैटेलाइज होता है वो रिलीज फैक्टर्स के द्वारा होता है, ठीक है। जब आपका टीआरएनए जो है टर्मिनेशन कोडान या स्टॉप कोडान पे पहुंच जाएगा, तो उसके बाद ये रिलीज फैक्टर्स जो है वो रिलीज करने के लिए ये सिग्नल करेंगे, ठीक है, रिलीज फैक्टर। ये जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं, ये जो भी देखिए डीएनए से रिलेटेड आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। पहला है रेप्लिकेशन, दूसरा है आपका ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा है ट्रांसलेशन। तो इनको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो ये जो है ये तीनों प्रोसेस पता होना चाहिए। रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए टू डीएनए बनता है, ठीक है। ट्रांसलेशन में आपको ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, आपका जो भी है आरएनए बनता है, ठीक है, आरएनए। और ट्रांसलेशन में आपका क्या होता है, जो भी प्रोटीन बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता है। आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता। आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन रहती है, आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन रहती है उससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। आप लोगों को यदि कोई पढ़ा दिया जाए कि आरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो गलत है। तो आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता। आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो कोड करती है पर्टिकुलर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स के लिए, तो वहां से बनता है, ठीक है। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ माइक्रोब्स, तो ये जो इसका आंसर है मेरे ख्याल से ये वाला आंसर है। अब ये इसमें लोगों ने आपत्ति भी जताई है। तो मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर पूछा है, तो इसमें जो है जो लोवेस्ट टेम्परेचर सर्वाइव कर सकता है वो मैंने इसका आंसर लगाया है, क्योंकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मिनिमम कैसे होगा, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो मिनिमम टेम्परेचर कैसे हो सकता है, ये ऑप्शन दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, तो ये एलिमिनेटेड हो गई। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एट लोवेस्ट टेम्परेचर, तो लोवेस्ट टेम्परेचर पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, एक लॉजिक से मेरा ये लॉजिक है। बाकी ये आंसर भी हो सकता है, बट क्या कहते हैं, मेरा ये लॉजिक है कि यदि लोवेस्ट टेम्परेचर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके वो इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। HIV कैन बी डिटेक्टेड एंड कन्फर्म्ड बाय विच टेस्ट, तो HIV जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। PCR जो होता है सिंपल PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या है, DNA को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, DNA डिटेक्ट करते हैं अपन। अब रियल टाइम PCR क्या होता है, इसमें हम क्वांटिफाई करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, जो भी है क्वांटिफाई करते हैं DNA वगैरह कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। एक होता है ये मिमिक PCR, और इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा मिमिक PCR को। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR जो होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR मतलब ये जो आपका RNA सैंपल है इसको cDNA में कन्वर्ट करेगा जो भी मशीन होगा, और उसको फिर वो मेजर करेगा, ठीक है। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR बोलते हैं। तो ये PCR के मैकेनिज्म है। PCR को डिटेल में एक सेशन ले लेंगे, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो 10 मिनट्स का सेशन ले लेंगे। आपको PCR जो है लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें PCR, यदि जिसको PCR का कंटेंट चाहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन सा फोर्स यूज नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में 3 फोर्स यूज होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, आपने ऐसे देखा होगा मशीन्स रहते हैं, इसके अंदर आपको सैंपल लगाने के लिए रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे। और आपको ये मूव करेगा, ये हाई स्पीड मूव करते हैं ये मशीन, ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे रोटेट करेंगे तो ये फोर्सेस लगेंगे इसमें, ठीक है। एक फोर्स तो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। एक फोर्स जो है ग्रेविटी वजन की वजह से नीचे की तरफ लगेगा, एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। 3 तरह के फोर्स इसमें लगेंगे। तो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बहुत वीक फोर्स होता है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। वो थोड़ा सा मतलब ये फिजिकल फोर्स नहीं है, ये थोड़ा सा उस तरह का है, मतलब वीक फोर्स है, जैसे वांडर वॉल्स और ये सब जो भी बॉन्डिंग्स रहते हैं, तो वो सब